सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्व कर रहे हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था इन 2024, उसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवाने वाली हूँ। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मोहन रन अ स्मॉल फर्म एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज फॉलोज। अब वो क्या कह रहा है कि आपको मिनिमाइज करना है एवरेज टोटल कॉस्ट को, तो किस आउटपुट लेवल पर आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। ठीक है, हमें ये चीज बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसको आपको डिवाइड करना है बाय जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको उसको क्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कर दीजिए इसको क्यू से डिवाइड। तो ये क्यू हो जाएगा, ये भी क्यू और ये क्यू, तो हो जाएगा 1000, आई एम सो सॉरी, 1000 अपॉन क्यू प्लस 10 क्यू, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे एंड देन फिर हम जो भी क्यू की वैल्यू आएगी वो हमारी मिनिमम होती है, राइट। इस तरीके से करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्यू। क्यू है तो क्यू की पावर को -1 लिख सकते हैं। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्यू रेज टू द पावर -1 दैट इज -2 और आपका क्या है 1000 है ही। ठीक है, 10 है तो ये 0 हो जाएगा और 10 क्यू है तो ये +10 हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से 1000 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का +10 हो जाएगा। इसको अब आप इक्वल कीजिए 0 के। ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये इसको ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, प्लस 1000 अपॉन क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 अपॉन 10 एंड क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो क्यू इक्वल्स टू +-10। वाई +-? क्योंकि जब भी आप रूट हटाते हैं यानी स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, इस तरीके से ही होगा, तो रूट से निकलते ही वो +- होता है। सिंस हमारा आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम वैल्यू कर लेंगे +10 की। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 10 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इजिली डुएबल था, तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको इसको सोल्यूशन देखना हो तो यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं कि एप्पल जो है वो के यूनिट्स ऑफ मशीनरी और एल यूनिट्स ऑफ लेबर को प्रोड्यूस कर रहा है। हमें एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, आप सबको पता है, और वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन कौन से रिटर्न्स टू स्केल को शो कर रहा है। तो आप सबको पता है जब भी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है तो आपने क्या करना होता है, जो भी एल की पावर है और जो भी के की पावर है दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं। अगर वो ऐड ऑन करने के बाद पावर ग्रेटर देन 1 आए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लेस देन 1 आए तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स और इक्वल्स टू 1 आए तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो आपको पता है 0.5 प्लस 0.8 किसके बराबर होगा, 1.3, तो ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कह रहा है अगर MRTS कांस्टेंट होगा तो लेबर और कैपिटल को हम परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। नहीं, हमें पता है कि जब भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं तो हमारे जो कर्व्स होते हैं, इंडिफरेंस कर्व, वो ऐसे बनते हैं, या अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आइसोकॉन्स ऐसे बनते हैं इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हमारे इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर जो हमारा MRTS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पर हमारा इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है, इक्वल्स टू 0 होता है, डिपेंडिंग अपॉन हम इस साइड की बात कर रहे हैं या इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत ही हो गया और आपसे यही पूछा हुआ था, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन आइसोकॉन्स आर एल शेप्ड, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन, दैट इज करेक्ट। फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होती है, यानी कि एक लेबर है और एक कैपिटल है, मान लीजिए उससे 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है या 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम एक लेबर और 2 कैपिटल कर दें, यानी एक कैपिटल को एडिशन कर दें, तो भी हम क्या कर पाएंगे, 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाँ, अगर हम 2 लेबर और 2 कैपिटल यानी कि पूरे फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी प्रोपोर्शनेटली अगर हम उनको इंक्रीज करते हैं तो ही हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो पाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद व्हेन आइसोकॉन्स आर स्ट्रेट लाइंस, अगर आइसोकॉन हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हमारा MRTS कांस्टेंट होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये चीज होती है। ठीक है, कह रहा है द रेट एट विच कैपिटल एंड लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर इज ऑलवेज द सेम। तो जिस रेट पे दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो सेम होता है, यानी कि जितना कैपिटल में चेंज आएगा उतना ही लेबर में चेंज आएगा। ठीक है, मतलब इनका चेंज होने का रेशियो और इसका चेंज होने का रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट रन। तो अब ये पॉइंट देखिए,
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होते क्या है? तो आपको पता है कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है आपने। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फिक्स फैक्टर है, उसमें हम वेरिएबल फैक्टर को ऐड ऑन करते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है जब हमारे जो फैक्टर है इट विल फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग और डिक्रीजिंग, राइट। तो यही चीज यहाँ पे बोली हुई है। तो ये फिनोमेना कहाँ एप्लीकेबल होता है? शॉर्ट रन में। वाई सो? क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी हमारा जो फैक्टर होता है वो फिक्स नहीं रहता है, सारे फैक्टर्स हमारे क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर, इसमें फॉल्स बताना था, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is this one. So our next question is that Bailey consumes two goods x and y and has the utility function that is uxy 3x to the power 4 by 5 and y to the power 4 by 5. तो वो कह रहे हैं कि in which condition it is true that more is preferred to less assumption. तो अगर आप इसको मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं इसकी, या आपको टोटल यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स की बात हो रही है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 4 by 5 3x raised to the power 4 by 5 minus 1 and y raised to the power 4 by 5, right? So 3x raised to the power minus 1 by 5 and y raised to the power 4 by 5, और बाहर क्या है? 4 by 5। तो we have 4 by 5 3x raised to the power minus 1 by 5 and y raised to the power minus, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि उन्होंने कंडीशन पूछी है, तो मोर इज प्रेफर टू लेस का मतलब है कि हम कम चीजों से ज्यादा प्रेफर करेंगे ज्यादा को, ठीक है, सिंपल है ये। अब इसका ऑप्शंस पढ़िए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है, यानी इस एरिया की अगर हम बात करें, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। आपको पता है जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो है वो फॉल हो रही होती है। द रेट ऑफ इंक्रीज इज फॉलिंग, देन इट इज कांस्टेंट एंड देन इट इज, जब टोटल यूटिलिटी फॉल होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स की वो ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यही मतलब है मोर इज प्रेफर टू लेस। सेकेंड हम बात करें, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप सबको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और यहाँ पे हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0, नहीं, ये कंडीशन तब होती है अगर ये गुड वाई की बात करते हैं तो। एंड लास्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। तो ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप एक्स की कंजप्शन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? फॉल होती है। दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। वाइल हम यहां पर बात करें मोर इज प्रेफर टू लेस। ऑल्दो जब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस समझिए कि जब x बढ़ेगा तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी फॉल होगी, दैट्स करेक्ट, बट स्टिल मतलब जिस रेट से वो बढ़ रहा है वो फॉल होगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टिल पॉजिटिव है। लेकिन इस केस में हम क्या कह रहे हैं? मोर इज प्रेफर टू लेस का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है। इस केस में भी पॉजिटिव है, लेकिन जो रेट है इंक्रीज होने का वो क्या होता है? वो डिमिनिशिंग होता है, ठीक है। तो इन दो कॉन्सेप्ट को याद रखना, और इसका करेक्ट आंसर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री राइडर प्रॉब्लम इज वन ऑफ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। तो आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको कुछ 9 to 10 कई बार रीजंस बताए भी हैं कि व्हाट आर द 10 रीजंस जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है, जैसे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया, मोनोपोली हो गया, राइट, आपकी एक्सटर्नैलिटीज हो गया, ये सब कुछ ऑफ प्रॉब्लम्स है। फ्री राइडर प्रॉब्लम उनमें से एक है, कह रहा है हाई वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रेवल विच कॉज वाइड स्प्रेड पोल्यूशन। तो आप सबको पता है कि एयर ट्रैवल जो है, एयर ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ डिफरेंट सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। तो आपको ये बताना है कि जो एयर ट्रैवल हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये कौन सा एक सोर्स दिखाता है मार्केट फेलियर का। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट। तो देखो पोल्यूशन से हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ती है, यानी कि पोल्यूशन की वजह से आपकी एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती है, एंड जो हमारी सोशल कॉस्ट होती है वो ज्यादा आती है प्राइवेट कॉस्ट से, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? विच इज अ डिफरेंट सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। तो इसका आंसर होगा मिसिंग मार्केट। मिसिंग मार्केट का क्या मतलब है? आपको पता है जो क्लीन एयर है उसकी कोई मार्केट नहीं है, वहां उसको ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, राइट। तो क्योंकि उन दोनों को ना ही खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो जो पोल्यूट करने वाले हैं वो उसके लिए कुछ भी फुली पे नहीं करते, जो भी वो डैमेज कर रहे हैं हमारे एयर को। तो इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं? मिसिंग मार्केट। दिस
टर्म इज नोन एज मिसिंग मार्केट, कि जिस भी प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट नहीं है, जिसका हम कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, तो उसका क्या होता है, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसिंग मार्केट। और मैंने ये भी बता दिया एक्सटर्नल कॉस्ट जो है, अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि एक्सटर्नल कॉस्ट होना चाहिए, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, मिसिंग मार्केट। आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट गवर्नमेंट डिसाइड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय इंपोजिंग अ कार्बन टैक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी यूज्ड इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ दैट टैक्स। तो देखो कार्बन टैक्स हम यूज कर रहे हैं, कार्बन टैक्स किसका एग्जांपल है, पिग्यूवियन टैक्स का, राइट, जो कि बताया गया था। उन्होंने क्या कहा था, दैट इज कि टैक्स लगाना चाहिए जिसकी वजह से जो ओवर कंजप्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा, राइट। अब वो पूछ रहा है कि जो लेवल ऑफ टैक्स है, यानी कितना टैक्स लगाया जाए, कार्बन टैक्स, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो मार्केट प्राइस क्या है कोल का इसके ऊपर, ठीक है, हो सकता है। और देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पब्लिक ओपोजिशन टू CO2 एमिशंस, ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल्स। हाँ, ये कुछ बेटर लग रहा है हमको कि जो भी हमारे क्लीन फ्यूल्स हैं, अगर हम उनको यूज करना शुरू करें तो जितना उसमें हमारी कॉस्ट आएगी उतना हमें क्या लगाना चाहिए, कार्बन टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, पार्शियली करेक्ट है। और पढ़ते हैं आगे, द वैल्यू दैट वी एस्टिमेट फ्यूचर जनरेशन प्लेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड एमिशंस। तो ये एप्रोप्रिएट बैठ रहा है, वाई सो, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो कार्बन टैक्स है ये गवर्नमेंट क्यों लगा रही है, ताकि CO2 को रिड्यूस कर सके, राइट। और CO2 को रिड्यूस करना जो है, यानी कि जो कार्बन एमिशंस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है, या जो हमारे एनवायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट हो रहा है, वो कैसा है, वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। तो अगर हम ये देखकर लगाते हैं टैक्स कि हमारे ऑल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल्स का क्या कॉस्ट होगा, तो दैट इज इंक्लूडिंग ओनली अ पार्शियल कॉस्ट। ठीक है, अगर हम फुली कॉस्ट की बात करें जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस पर भी आएगा, तो दैट्स व्हाई मेरे अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन जो है, दैट इज द वैल्यू वी एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन प्लेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड एमिशन विल बी अ करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर आपको इसका कुछ और आंसर लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हेडोनिक प्राइसिंग एंड कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड are the two ways of valuing environmental benefits. However, they both rely on finding the public willingness to pay for those benefits. Which of the following objections applies to both of these approaches? तो सबसे पहले आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। हेडोनिक प्राइसिंग का क्या मतलब है, हेडोनिक प्राइसिंग का मतलब होता है, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कि दो घर हैं, एक घर है आपका लोकेलिटी ए में, जहां पर सब कुछ पास है, स्कूल्स पास है, हॉस्पिटल पास है, इवन जो पार्क है, सीनिक व्यू जो है, एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। तो ये एक लोकेलिटी है। और दूसरा एरिया है जहां पर घर है वो बहुत ही गंदे एरिया में है, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, और एक साइड से एक नाला बह रहा है यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कौन से घर का प्राइस जो है वो ज्यादा होगा और किसका कम होगा? तो ऑब्वियसली घर ए जो लोकेलिटी में होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे सारी एमेनिटीज मिल रही हैं। सेकेंडली यहाँ पर जो एनवायरमेंटल क्वालिटी है वो भी बेटर है एज कम्पेयर टू बी। तो हेडोनिक प्राइसिंग क्या होता है कि घर का जो भी प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी एनवायरमेंटल एमेनिटीज कितनी क्लोज हैं उसके बेसिस पे। सेकंड है कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम आपको जो है आपके घर के पास से ये पेड़ है, अगर हम ये पेड़ हटा दें तो आप क्या करोगे, या हम आपके घर के पास पेड़ लगा दें, एक पार्क बना दें, तो आप कितना विलिंग है इस चीज के लिए पे करने के लिए। तो इस तरीके से सर्वे मेथड से लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही क्या करता है, लोगों की विलिंगनेस टू पे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे भी विलिंगनेस टू पे है, यहाँ पे भी इस वाले मेथड में भी विलिंगनेस टू पे है। तो बोल रहा है ऐसा कौन सी चीज है जो ऑब्जेक्शन को दिखाता है, जो कि दोनों के लिए करेक्ट नहीं है, उसकी बात करते हैं। मतलब दोनों अप्रोचेस की एक तरीके से ऑब्जेक्शन है। इट रिलाइज अपॉन व्हाट पीपल से दे आर विलिंग टू पे माइट नॉट बी ट्रूथफुल। तो आप सबको पता है कि जब तक हमें कोई चीज देनी नहीं है तो हम उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, हो सकता है ये। इट इज डिफिकल्ट टू नो what people are willing to pay. Hedonic pricing ignores many factors other than some environmental issues that may cause variation in market price. तो ये तो वैसे ही एक का हो गया, hedonic की बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड है willingness to pay cannot be separated from ability to pay. बिल्कुल बात ठीक है कि आप जो देने को तैयार है क्या आप वो एक्चुअल में भी दे सकते हैं। पुअर पीपल में नॉट बी एबल टू पे इवन फॉर सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एनवायरमेंटल गुड्स। चाहे वो कितना बोल ले पर वो दे नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑब्जेक्शन है कि क्या कि जो पुअर लोग हैं वो तो नहीं दे सकते ना उतना प्राइस जितना आप डिमांड कर रहे हैं या जितना आप बोल रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। दोनों मेथड विलिंगनेस टू पे को देखते हैं
और विलिंगनेस टू पे जो है वो आपकी इनकम पे, वेल्थ पे और आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लोग झूठ बोल सकते हैं अबाउट विलिंगनेस टू पे, बिल्कुल ठीक है। दिस मे अप्लाइज टू कंटिजेंट वैल्यूएशन सर्वे, लेकिन दूसरे मेथड में हम क्या झूठ बोलेंगे, उसमें तो हमें प्राइस पे करना है ना गुड के लिए। सेकंड इज हेडोनिक प्राइसिंग इग्नोर्स अदर फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, पर ये सिर्फ हेडोनिक प्राइसिंग का हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। विलिंगनेस टू पे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम विलिंग एबिलिटी टू पे, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। विलिंगनेस टू पे चेंजेस ओवर टाइम, पॉसिबल है बट वो चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली विलिंगनेस टू पे, आज मैं किसी चीज के लिए ज्यादा देने को तैयार हूं लेकिन बाद में नहीं हूं। व्हाट इज वैल्यू टुडे मे सीन एज लेस डिजायरेबल टुमारो, तो ये भी बिल्कुल ठीक बनता है, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है ऑब्जेक्शंस को, वो है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ यूजिंग ग्रीन ग्रोथ अकाउंटिंग टू एस्टिमेट कंट्रीज एनुअल इनकम इज दैट, तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं आंसर पे। टेक जीडीपी एज द स्टार्टिंग पॉइंट बट डिटेक्ट्स एन एस्टिमेट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कह रहा है कि ग्रीन ग्रोथ अकाउंटिंग क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जहां पर हम क्या करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन मतलब जब हम नॉर्मल जीडीपी की बात करते हैं तो वो पोल्यूशन को, रिसोर्स डिप्लीशन को, एनवायरमेंटल डैमेजेस को कंसिडर नहीं करता। लेकिन ग्रीन ग्रोथ अकाउंटिंग जो है वो जीडीपी में उन सब चीजों को कंसिडर करता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है। यानी कि अगर हम आउटपुट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो ग्रीन जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा, या उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसी है टू डील विद द कार्बन एमिशन कॉज्ड बाय ड्राइविंग अ कार? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है। विच वन, जो मैंने अभी आपको बताया था, दिस वन, कार्बन टैक्स। ठीक है, तो अब पढ़िए, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है क्या, कि अगर गवर्नमेंट को डील करना है किसके साथ, कार्बन एमिशंस के साथ, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि कार में से कार्बन एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करे, कोटा लगा दे कि कितनी ड्राइविंग करनी चाहिए? नो। आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हो या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। कॉजियन बार्गेनिंग आपने पढ़ा है, कोर्स थ्योरम पढ़ा है, तो वहां पर पढ़ा है, वो क्या होता है, वो तब होता है जब टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज टैक्स ऑन पेट्रोल, दैट इज पी गिवन टैक्स, जो कि मैं बात कर रही थी, ओनरशिप ऑफ ऑल द अफेक्टेड एसेट, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपका यूजीसी नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2018 दिसंबर अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसका आंसर क्या है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट डिवाइडेड बाय जीडीपी। ये होता है हमारा क्या, ये रहा ट्रेड ओपननेस रेशियो, कि टोटल जीडीपी में हम कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका पता लगाना ही कहलाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या है, आपको पता ही है कि हम कितना इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, लाइक कितना हम ट्रेड कर रहे हैं, मूवमेंट कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, इसको मापने का तरीका है ये। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से कहीं लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। विद दिस हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, बाकी जो 30 क्वेश्चंस बचते हैं उनको हम अगले 3 पार्ट्स में कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, किसी आंसर में आपको डाउट लगता है, कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।